हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम में से एक मोस्ट कॉमन डिसीज है जिसका नाम है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, इसको हम पढ़ते हैं। ये अक्सर क्या होता है, पेपरों में अक्सर मेन रहता है ये इसका रोल। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ए कॉन्ट्यूस्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट मेनली इन्वॉल्व द लंग्स बट मैनी स्प्रेड टू अदर ऑर्गन। यानी कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या है, ये कॉन्ट्यूस्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी डिसीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है, जिसमें क्या होता है इसमें एक और कंडीशन होती है मेनली कि जो ये लंग्स को अफेक्ट करती है और एक से दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड होती है। यानी कि अगर ये एक लोब अगर डैमेज है तो ये दूसरे भी लोब को करेगा और अदर जो पास में ऑर्गन रहते हैं उसको भी डैमेज करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। आगे हम देख लेते हैं कि एन इन्फेक्शन बैक्टीरियल डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ नोड्यूल ट्यूबर सेल्स इन द टिश्यू और स्पेशली द लंग्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज है। कौन सी डिसीज है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज है जिसमें क्या हो रहा है कि लंग्स के टिश्यू के अंदर नोड्यूल्स बनने हैं। किसके अंदर बनने हैं? जो लंग्स के सेल वाले टिश्यू होते हैं उसके अंदर नोड्यूल्स बनने हैं। भाई नोड्यूल्स बनेंगे जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है? ट्यूबर सेल्स। यानी कि किसकी वजह से? नोडुल्स की वजह से ट्यूबर सेल्स की ग्रोथ हो रही है, उसके वजह से क्या हो जाता है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज बन जाती है पेशेंट को। आगे हम पढ़ लेते हैं कॉसेस और इटियोलॉजी। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये किस किस की वजह से कॉज हो रहा है, क्या कौन सी बीमारी? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। ठीक है ना, नंबर फर्स्ट पॉइंट है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि ये जो बीमारी है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो एक जो लंग्स की डिजीज है प्रॉपर, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है जिस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट है कि बाय एयर ड्रॉपलेट कफिंग एंड स्नीजिंग। यानी कि कोई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, अगर उसने खांस दिया या छींक दिया, उसके ड्रॉपलेट जो एयर में सरवाइव करेंगे, अगर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हेल्दी पर्सन भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट बन जाएगा। ठीक है ना, और तीसरा पॉइंट है कि बाय क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि कोई एक हेल्दी पर्सन अगर अनहेल्दी पर्सन के यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आने से भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम रिस्क फैक्टर पर लेते हैं। ठीक है ना, तो नंबर पहला है कि माल न्यूट्रिशन। यानी कि किसी पर्सन के अगर न्यूट्रिशन लेवल डिक्रीज है उसकी वजह से भी हो सकता है। और एक्सक्रेसिव एल्कोहल, यानी कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक एल्कोहल कंज्यूम कर रहा, उसके वजह से भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। या इम्यूनो सप्रेस, यानी कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, उसकी भी वजह से वही हो सकता है। ठीक है ना, पुअर हेल्थ, यानी कि अनहेल्थी पर्सन है, उसको भी हो सकता है। और चाइल्ड, सबसे ज्यादा क्या होता है कि चाइल्ड को भी हम काफी बार देख लेते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, क्योंकि भाई चाइल्ड होता है। ठीक है ना, उसकी वजह से भी हम देख लें। और स्मोकिंग, यानी कि हैवी स्मोकर है, एकदम लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग कर रहा है, उससे क्या होता है कि जो टबैको टाइप सब्सटेंस होता है वो हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, उसकी सेल एंड टिश्यू को। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, जो जो ट्यूबर सेल्स होते हैं ना वो ग्रोथ करेगी। स्टेज ऑफ ट्यूबर सेल्स, ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये 3 टाइप का होता है, प्राइमरी स्टेज, लेटेंट स्टेज और एक्टिव स्टेज। ठीक है ना, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर पहला है प्राइमरी स्टेज। इस कंडीशन में क्या है कि पीपल विद वीक इम्यूनिटी सिस्टम शो सिम्टम्स 1 से 2 वीक आफ्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी क्लाइड प्राइमरी इन्फेक्शन। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जिनकी वीक इम्यूनिटी सिस्टम होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम होती है, यानी कि कोई पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी वीक है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो भाई कोई ना तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेंगे तो क्या होगा, 1 से लेकर 2 वीक तक कोई सिम्टम क्रिएट नहीं होंगे पेशेंट के अंदर। ठीक है ना, जिस कंडीशन को हम प्राइमरी स्टेज हम बोलते हैं। ठीक है ना, अब सेकंड हम चलते हैं कि लेटेंट स्टेज। तो इसमें क्या है कि बैक्टीरियल मैनी ऑल्सो बी एब्जॉर्ब्ड बाय माइक्रोफीजिया और डब्ल्यूबीसी सेल्स एंड सो बैक्टीरियल कैन persist inside the macrophagia and remove dormant for years. No symptoms as not क्या है, communicable। ठीक है ना,
ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि किसी पर्सन के अंदर बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि माइक्रोफीजिया एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, बैक्टीरिया को। अब किसी प्रकार का पेशेंट है, अब पेशेंट के अंदर क्या हो रही है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रही है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कम हो गई। तो भाई कुछ ना तो कुछ एंटर करेगा भाई बैक्टीरिया। चलो एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो भाई एंटर करेगा बॉडी के अंदर, तो माइक्रोफीजिया क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसमें कंडीशन में क्या होगा कि 1 से लेकर 2 साल तक पड़ा रहेगा, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का सिम्टम क्रिएट नहीं होगा जब तक इम्यूनिटी सिस्टम वीक ना हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया बॉडी में तो है, पर क्या है, माइक्रोफीजिया ने इसको कवर कर लिया है। ठीक है ना। कवर कर लेगा तो क्या होगा, इसमें कोई सिम्टम नहीं दिखेंगे, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी भाई ये नहीं फैलेगा। ये एक ऐसी कंडीशन है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी नहीं फैलेगा, क्योंकि क्या है इस कंडीशन में कि बैक्टीरिया को माइक्रोफीजिया ने कवर कर रखा है। ठीक है ना। ये है इस कंडीशन में। अब हम तीसरा पढ़ लेते हैं कि whenever immunity system weak bacteria will multiply and make your sick so symptom as communicable। ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या है कि बैक्टीरिया को माइक्रोफीजिया ने भाई कवर कर रखा है, तो जब इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी तरीके से वीक हो जाएगी तब ये भाई बैक्टीरिया बाहर निकल के आएगा, तो क्या करेगा, अपनी मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी कि अपनी जैसी बहुत सारी कॉपी बनाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। जिस कंडीशन में क्या हम देखने को मिलेगा कि सिम्टम और कम वो होता है कम्युनिकेबल भी देखने को मिलेगा, जिससे क्या है पर्सन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी ये फैलेगा। इस कंडीशन में ये हो रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है ना। पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ये किसके वजह से पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को हो रहा है। ठीक है ना। ड्यू टू एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कारण से क्या होगा, यानी एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉपलेट और न्यूक्लियस सेल, यानी कि जो पेशेंट होते हैं खांसते हैं छींकते हैं, भाई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को भाई ये कॉमन सिम्टम रहता है खांसना और छींकना, वीजिंग साउंड वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो खांसने छींकने से क्या होता है कि जो एयर में जो हवा होती है वातावरण, उसमें क्या है ड्रॉपलेट उड़ेंगे। जब ड्रॉपलेट उड़ेंगे तो ये क्या है कि जो कंटेंट जो ढूंढते हैं, यानी कि हेल्दी पर्सन, यानी कि एक हेल्दी पर्सन था एक पेशेंट है, जब पेशेंट अगर खांसेगा छींकेगा और ड्रॉपलेट हवा में उड़ेंगे तो एक हेल्दी पर्सन इसको कंज्यूम कर लेगा, यानी इनहेलेशन कर देगा, तो उसको भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है पर्सन को। इसका मतलब ये है। ठीक है ना। तो दूसरी लाइन में हम देख लेते हैं कि बैक्टीरियल ट्रांसमिट्स टू एल्यूलाई डिपोजिट एंड मल्टीप्लाई, यानी इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जिसकी वजह से एल्यूलाई में क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी कि अपनी जैसी कॉपी बनाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि बॉडी इम्यूनी रेस्पॉन्स स्टिमुली टेस्ट। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्शन लेगी, यानी कि इम्यूनिटी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी, वो क्या लेगी, तुरंत एक्शन लेगी। ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं कि माइक्रोफीजिया कम एंड डिस्ट्रॉय एनी बैक्टीरियल एंड नॉर्मल टिश्यू। इसका मतलब ये है कि माइक्रोफीजिया, यानी कि जो ये माइक्रोफीजिया के बारे में मैंने बोला है कि जो माइक्रोफीजियास होते हैं वो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं, यानी कि इम्यूनिटी के सेल्स को ही हम माइक्रोफीजिया बोलते हैं। ठीक है। वो क्या करेंगे कि बैक्टीरिया को किल करेंगे। अब भाई बैक्टीरिया को किल करेंगे तो भाई कुछ ना तो कुछ नॉर्मल सेल एंड टिश्यू डेथ होंगे। भाई एक कहावत है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि गोबर गिरने के बाद मट्टी भी साथ उठा लेता है। तो गोबर का क्या रोल कर रहा है कि माइक्रोबैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया वो गोबर का रोल कर रहा है, और मट्टी का क्या है कि सेल एंड टिश्यू, यानी कि किसी जब बैक्टीरिया को हम किल करेंगे तो उसके साथ साथ भाई थोड़े ही बहुत तो सेल एंड टिश्यू डेथ होंगे। तो सेम कंडीशन इसमें हो रही है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि डीव बेसिली एंड लीव मास सराउंड बाय माइक्रोफेजिस, यानी कि इसमें इसका मतलब ये है कि डीव बेसिली का मतलब ये होता है कि मरे हुए बैक्टीरिया, यानी कि डेथ बैक्टीरिया, और लीव मास का मतलब ये होता है कि मरे हुए सेल एंड टिश्यू। ये क्या हो रहा है कि माइक्रोफीजिया इनको सराउंड कर ले रहा है। ठीक है ना। और आगे हम पढ़ते हैं नेक्रोटिस डीजनरेशन अकर प्रोडक्शन ऑफ कैविटी फील्ड विद क्रैश लाइक मास ऑफ ट्यूबरक्लाई बेसिली एंड डेथ डब्ल्यूबीसी सेल्स एंड नेक्रोटिस टिश्यू, यानी कि इसका मतलब ये है कि नेक्रोटिस
डीजनरेशन यानी कि सेल एंड टिश्यू की डेथ हो रही है। भाई बैक्टीरिया जब किल होंगे तो सेल एंड टिश्यू की डेथ होगी। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। यानी कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस तो भाई पढ़ा होगा। भाई एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है कि सेल एंड टिश्यू की जो डेथ हो रही है वो स्वयं ही हो रही है, और नेक्रोसिस में क्या हो रहा है कि सेल एंड टिश्यू की जो डेथ हो रही है वो केमिकल या फिजिकल या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें सेम कंडीशन हो रही है। इसमें क्या होगा कि एक स्पेस बना देगा भाई। स्पेस क्या होगा, स्पेस में क्या होगा, क्या स्टोर होने लगेगा भाई, मास टाइप स्ट्रक्चर होना, यानी कि बैक्टीरिया डेथ, डब्ल्यूबीसी डेथ, फ्लूइड, प्लाज्मा, ऐसी कुछ, यानी कि इसके अंदर हो स्टोर होने लगेगा। जिससे कि क्या है कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है ना। तो ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम है, यानी कि पेशेंट के क्या क्या लक्षण दिखते हैं और पेशेंट क्या क्या हमको बताता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप के देखने को आपको मिलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में कि लॉन्ग टाइम कफिंग, यानी कि लंबे समय तक कफिंग रहेगी, और यानी कि मैक्सिमम 3 वीक तक, ठीक है ना। और ब्लड इन द कफ, यानी कि ब्लड के साथ साथ जो कफ आएगा, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाले को कफिंग ज़्यादातर होती है, यानी कि सुबह के टाइम पे जो बड़े बड़े चवन्नी या टन्नी निकाल देते हैं, तो उसके साथ में क्या होगा, जो वल्गम स्पूटम जो होता है उसी को हम वल्गम बोलते हैं। वल्गम के साथ में ही ये क्या आएगा, ब्लड आ जाएगा साथ में, ठीक है ना। और पेशेंट को फीवर देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन और टाइटनेस, यानी कि हेवी पेन इसलिए मिलेगा क्योंकि भाई उसके अंदर फ्लूइड पस वगैरह ये सारी चीज स्टोर है, उस वजह से चेस्ट पेन और टाइटनेस मिलेगा। और ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अब भाई ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखो मिलेंगे क्योंकि क्या है कि जो ट्यूबर सेल्स की ग्रोथ हो रही है उस वजह से क्या प्रॉपर ब्रीथिंग साइकिल नहीं हो पा रही, उसकी वजह से ब्रीथिंग साइकिल और एयरवे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और चिलिंग यानी कि सर्दी भी लगेंगी, और फिर नाइट स्वीट, यानी कि नाइट के टाइम पे क्या होगा, पसीना भी काफी देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, यानी कि जो भूख नहीं, एपेटाइटिस का मीन्स होता है कि भूख ना लगना पेशेंट को। अब जब भूख नहीं लगेगी तो क्या क्या देखने को और कुछ सिम्टम मिलेंगे कि वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी और फटिंगनेस होगी, यानी कि थकान पेशेंट को, ये सारे सिम्टम है। ये कुछ डायग्नोसिस एवेल्यूएशन होते हैं, यानी कि इस कंडीशन में हम क्या क्या टेस्टिंग कर सकते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को, ठीक है ना। नंबर पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि मोस्ट कॉमन रहता है, यानी कि पेशेंट को हम देखेंगे, फिजिकल करेंगे, यानी कि उसके फेस लुकिंग देखेंगे, किस तरीके से बात ले रहा है, कितनी गहरी गहरी सांस ले रहा है, कैसा फेस लुकिंग है, पेन बता रहा है, क्या बता रहा है, इस टाइप की हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फिर हिस्टोरी कलेक्शन करेंगे, यानी कि मदर टू चाइल्ड को हो रही है कि ऐसी कोई फैमिली में रही है उसकी वजह से पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप की हम स्टोरी भी कलेक्शन करेंगे, ठीक है। और चेस्ट एक्सरा में क्या है कि जो नोड्यूल्स पेशेस होते हैं वो एग्जामिनेशन तो हो जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए हम चेस्ट एक्सरा करवाते हैं। और स्प्रूटम टेस्ट, ठीक है ना, उसमें क्या देखने को मिलेगा कि प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिली, यानी कि और दूसरे हम देख लेते हैं कि मेन टॉक्स टेस्ट, यानी कि इंसर्ट इंटरडर्मल एरिया में इस तरीके से टेस्टिंग होता है। देखो डायग्राम जो इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। फिर अगले में देख लेते हैं कि ब्लड टेस्ट हम करवाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी इंक्रीज दिखेगी आपको ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन जो ब्लड के अंदर जो बढ़े जाता है तो वो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। अब भाई कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो वही उसको लड़ने के लिए इम्यूनिटी तो सिस्टम हमारी फंक्शन करेगी, उसी इम्यूनिटी को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, जिस रिपोर्ट में आती है टीएलसी इंक्रीज और डब्ल्यूबीसी सेम होती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का मालूम पड़ता है कि ब्लड के अंदर कितनी लेवल का इन्फेक्शन है, फिर उस तरीके से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एएसआर भी इंक्रीज लेवल आएगा। तो ये कुछ डायग्नोसिस एवोल्यूशन है, टेस्टिंग वगैरह है, ठीक है ना। आगे हम देख मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है कि थ्री टाइप के ड्रग्स होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग और न्यूअर अर्जेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इजी वे में आपके समझ में आ जाए ये सारे ड्रग, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है ना। रैपिड्स, किप्स और अकरा, यानी कि रैपिड्स माने क्या होता है कि किसी चीज को तोड़ना, और किप्ट यानी कि रखना, और अकरा यानी कि भिंडी, ठीक है ना। तो रैपिड्स की जो ड्रग्स है, जो इजी वे में जो इसकी ट्रिक है, फर्स्ट लाइन ड्रग, यानी आर माने क्या है, रिफार्म सीन, और आई माने क्या है, आइसोनियाजिन, ठीक है ना। और पी माने क्या है, पाइजिना माइन, ठीक है ना। और ई माने क्या है, इथाम ब्यूटोल, और एस माने क्या है, स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है ना। और जो सेकंड लाइन ड्रग है उसकी ट्रिक है किप्ट यानी कि रखना किसी चीज को,
ठीक है ना। तो इसकी क्या है, के माने क्या है, केनामाइसिन, ठीक है ना। और ई माने क्या है, इथानामाइसिन, ठीक है। और पी माने क्या है कि पैरा एमिनो एलसीएस यानी एसिड, ठीक है ना। और टी माने क्या है, थियासिट्राजिन, ठीक है ना, सिट्राजोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और निवर अर्जेंट में क्या है कि अकरा अकरा यानी कि भिंडी, इसकी जो ट्रिक है, ओ माने ओफ्लॉक्सासिन, सी माने सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और सी माने कैलिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना। और आर माने रिफाम ब्यूटिन, ठीक है। और ए माने एजिथ्रोमाइसिन। ये क्या है, ये सारी जनरली ड्रग्स ड्रग्स होती हैं। ये क्या है कि ये एंटीबायोटिक होती है जो मोस्ट कॉमनली जो नर्सिंग केयर में हम प्रोवाइड आप यानी कि बहुत सारी जो ड्रग्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है ना। तो ये नर्सिंग केयर में भी हम देख सकते हैं, ये इजी वे में आपको सिंपल तरीके से याद हो जाए। ये डॉट्स है, ठीक है ना। ये जो आपने कभी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि ये डॉट्स की जो फुल फॉर्म है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड ट्रांसमिट्स शॉर्ट कोर्स, यानी कि ये एक तरीके का कोर्स होता है जिसमें क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाला जो पेशेंट रहता है उसकी ये कोर्स चल रही है डॉट्स नाम से, ठीक है ना। तो इसको हम आगे हम देख लेते हैं कि डॉट्स इज ए strategy used to reduce the number of tuberculosis TB केसियस, यानी कि इसमें क्या है कि जो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है, जो एक डिसीज है लंग्स की, उसमें क्या हो रहा है, जो नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कि इंक्रीज है, रिड्यूस का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं कि इन डॉट्स हेल्थ केयर वर्क्स एब्जॉर्ब पेशेंट एज दे टेक देयर मेडिकल, ठीक है, मेडिसन, ठीक है। इसमें क्या है कि मेडिसन हम देखते हैं, एक तो देखो हम 12 महीने की यानी कि 12 मंथ की हम देते हैं, और एक होता है 6 मंथ की। तो भाई एमएसएन में इतना कोई नहीं पूछता, बट हम 6 मंथ की हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नीचे देख रहे होंगे कि डेली फॉर 2 मंथ, यानी कि ये 2 मंथ में ये जो ड्रग्स रहती है 4 मोस्ट कॉमन, इसको हम लेते हैं। नंबर फर्स्ट है आइसोनियाजाइड, और दूसरे नंबर पर है रिफार्मसिन, और तीसरे नंबर पर है पाइजिनामाइड, और 4वें नंबर पर स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है ना। ये डेली जो 2 मंथ तक हम लेंगे, फिर उसके बाद में जो डेली 4 मंथ का हम कोर्स करेंगे जिसमें बस 2 ही मेडिसिन चलती है, आइसोनियाजिड और रिफार्मसिन, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी भाई, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और नॉलेज वाली वीडियो आप तक आए, और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक आए। भाई इतना तो बनता ही है, ठीक है।